नमस्कार मित्रों, एएमजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मित्रों, आप सभी को विदित है कि अपन पिछली वीडियो में वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद आज अपन जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है वर्णों से संबंधित संधि प्रकरण। देखो मित्रों, संधि प्रकरण एक ऐसा टॉपिक है कि जो अपन पढ़ते हैं हर किसी एग्जाम में। संस्कृत से जब अपन तैयारी करते हैं, किसी भी प्रकार की जब अपन परीक्षा देते हैं, तो संधि से प्रश्न निश्चित आते हैं, अवश्य आते हैं। इसलिए संधि प्रकरण का जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए संधि के टॉपिक को आज अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और देखिए, जब अपन संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो संधि प्रकरण में संधि की परिभाषा क्या है, संधि शब्द किन किन से मिलकर के बना है, उन सभी संधि के कितने भेद हैं, किस विद्वान ने कितने भेद बताए हैं, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, संधि जब हम पढ़ेंगे तो संधि में देखिएगा संधि प्रकरण जो आपका है, तो देखिएगा संधि। मित्रों, जब संधि शब्द को जो अपन लिखते हैं तो संधि शब्द को लेकर भी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि संधि शब्द आखिर कौन सा सही है। तो देखिए मित्रों, संधि शब्द की जब अपन बात करते हैं तो संधि शब्द जब अपन लिखते हैं तो दोनों जो शब्द अपन लिखते हैं दोनों शब्द ही शुद्ध है। दोनों शब्दों की जो अपन इन दोनों शब्दों का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन संधि का नाम जब अपन देखते हैं तो याद रखें, इस शब्द का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार प्रसवण संधि के नाम से जानेंगे, और जबकि इस संधि का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो आप अनुस्वार संधि के नाम से जानेंगे। तो देखिए, जो संधि शब्द अपने पास में बना है, संधि को ही अपन संहिता कहते हैं। वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं कि संधि को ही अपन संहिता के नाम से जानते हैं। संधि को अपन संहिता के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, परह सन्निकर्ष संहिता अपन ने पढ़ा था कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। वो संधि की परिभाषा अपन कह सकते हैं। तो देखिए, संधि शब्द के बारे में अपन देखें, संधि शब्द को अपन समझें। तो देखिए मित्रों कि संधि शब्द किन किन से मिलकर के बना है। एक तो ये देखिएगा, संधि शब्द दिखेंगे तो संधि शब्द की अपन बात करें तो सम उपसर्ग है। सम तो आपका उपसर्ग है, सम उपसर्ग। धा धातो सम उपसर्ग, धा धातो। देखिएगा, संधि शब्द है, धा धातु है, और आपका की प्रत्यय है। कि आपका प्रत्यय है। देखिए, सम उपसर्ग, धा धातो और की प्रत्यय से मिलकर के संधि शब्द निष्पन्न होता है, संधि शब्द बनता है। अब बात आती है कि संधि शब्द में लिंग कौन सा है। तो मित्रों, आप याद रखें कि संधि शब्द में जब अपन लिंग की बात करते हैं तो संधि शब्द एक जो आपका लिंग है वो आपका पुल्लिंग है।
अगर लिंग की बात करते हैं तो संधि शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, जो कि पढ़ने से अपन को मालूम चल रहा है कि ये शायद स्त्रीलिंग की ध्वनि से दिखाई देती है। जैसे अपन कहते हैं कि संधि शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, उच्चारण से आपको ज्ञात हो रहा। लेकिन मित्रों याद रखें कि संस्कृत व्याकरण में जब अपन की प्रत्यय पढ़ते हैं तो की प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इस प्रकार याद रख लेना, संधि शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और की प्रत्यय जो है वो आपका पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में ये काम करता है, इसलिए सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय मिलकर के संधि शब्द बनता है। इसलिए संधि शब्द में लिंग की बात करें तो संधि शब्द में लिंग आपका पुल्लिंग है। इस प्रकार अगर मान के चलते हैं, आगे अपन संधि की परिभाषा की अपन बात करें, संधि की परिभाषा क्या कहती है, संधि किसे कहते हैं, तो मित्रों याद रखें कि संधि की परिभाषा अपन देखें तो देखिएगा, संधि की परिभाषा की अपन बात करें तो देखिएगा, संधि की परिभाषा की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि किसे कहते हैं, तो देखिएगा परय सन्निकर्ष, परय सन्निकर्ष संहिता, परय सन्निकर्ष संहिता। तो देखिएगा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। देखिए जब इस परिभाषा को लेकर के जब पेपर में प्रश्न आता है तो मित्रों देखिए प्रश्न जो पूछता है, तो जैसे मैंने आपको सामने यहाँ प्रश्न लिख देता हूं किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर, परय सन्निकर्ष डॉट डॉट देकर के, और वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा और पूछेगा परह सन्निकर्ष आगे क्या आएगा। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा। अगर ऑप्शन में देगा, देखिएगा कि ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, ऑप्शन दे रहा है आपको संहिता, नंबर ऑप्शन दे रहा है संहिता, नंबर 3 ऑप्शन दे रहा है आपको स्वरित है, और नंबर 4 ऑप्शन दे रहा है आपको तो मित्रों इस प्रकार से वो प्रश्न करेगा कि परह सन्निकर्ष है। अब आपके सामने ऑप्शन है, यानी परिभाषा में से वो प्रश्न पूछ सकता है, सूत्र में से वो प्रश्न पूछ सकता है। आपने संहिता संज्ञा का जो सूत्र पढ़ा था कि संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र अपन ने पढ़ा था परह सन्निकर्ष संहिता। तो याद रखें मित्रों, परह सन्निकर्ष संहिता, क्योंकि संहिता संधि को कहते हैं। परह सन्निकर्ष संहिता जो आपकी परिभाषा है वो संधि की है। तो इस जगह पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि संहिता होगा या संहिता होगा। तो इस प्रकार आप याद रखें कि इस जगह पर जो आपका उत्तर रहेगा वो आपका उत्तर संहिता रहेगा। तो देखिए मित्रों, आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, संहिता। तो इस प्रकार से आप याद रखें, इस प्रकार से वो प्रश्न पूछता है कि इस प्रकार से वहां पर उत्तर अपन को देना है। अब देखिए मित्रों की जब इस परिभाषा की अपन बात करें, इस परिभाषा को अपन समझें तो देखिएगा परह सन्निकर्ष संहिता, परह यानी वर्णों की सन्निकर्ष है, अत्यधिक निकटता को सन्निकर्ष यानी संहिता, यानी संहिता कहते हैं। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि परह का मतलब होता है
और परवर्ण, पर का मतलब होता है मित्रों बाद वाला वर्ण, पूर्व और पर वर्ण। सन्निकर्षक का जो मतलब होता है वो होता है अत्यधिक निकटता, अत्यधिक 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 निकटता, अत्यधिक निकटता। और संहिता अपन कहते हैं संधि को या संहिता को। तो याद रखें कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। तो एक परिभाषा आपके सामने हुई कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को अपन संहिता कहते हैं, वर्णों की अत्यधिक निकटता को अपन संधि कहते हैं। मित्रों संधि की परिभाषा अनेक अपने पास में है। संधि परिभाषा अपन दूसरी संधि की परिभाषा की अपन बात करें तो देखिए मित्रों, दूसरी परिभाषा की अपन बात करें तो दूसरी परिभाषा है आपकी, ये परिभाषा आपकी एक परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा की अपन बात करें तो दूसरी परिभाषा देखिए मित्रों, वर्ण संधानम वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। तो याद रख लेना, वर्णों के अत्यधिक निकटता को या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिएगा जो आपकी संधि है कि वर्णों के संधानम यानी मेल को, वर्णों के मेल को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, देखिए मित्रों, यह आपका वर्ण हो गया यानी पूर्व और परवर्ण, पूर्व प्लस परवर्ण, संधानम यानी मेल, पूर्व और पर वर्ण का जो मेल होता है, अर्थात वर्णों का जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। इसी प्रकार अपने ऊपर वाली संधि की परिभाषा अपने पढ़ी है कि परह सन्निकर्षे संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। अगर मित्रों इसी परिभाषा की अपन और आगे बात करते हैं, संधि की परिभाषा की बात अपन करते हैं तो देखिएगा वर्णानाम समायोग है संधि, और परिभाषा की संधि देखिएगा वर्णानाम समायोग है संधि। तो देखिएगा वर्णानाम समायोग है, समायोग है तो देखिए कि जब वर्णों का योग होता है, अर्थात वर्णों के समायोग होता है, वर्णों का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। वर्णानाम समायोग है संधि, अर्थात वर्णों के योग को, वर्णों के मेल को, वर्ण के समायोग को संधि कहा जाता है। तो याद रख लेना मित्रों, यह भी आपकी संधि की परिभाषा कही जाती है कि जिस प्रकार अपन करते हैं कि वर्णों, ये तो हो गया आपके वर्ण, समायोग जिसको अपन कहते हैं योग, अर्थात वर्णों के मेल को या वर्णों के योग को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा कितनी आपके सामने है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जैसे प्रश्न पूछ ले कि वर्ण है संधानम डॉट डॉट दे देगा, तो याद रखिए कि जैसे मान के चल इसमें से प्रश्न अगर पूछना चाह रहा है तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा कर देखिएगा। जैसे क्वेश्चन उसने यहां पर दे दिया और क्वेश्चन दे रहा है, वो पूछ रहा है जैसे वर्ण संधानम वर्ण संधानम, आगे आपके वो डॉट डॉट दे देगा
और क्वेश्चन मार्क लगा देगा और कहेगा वर्ण संधानम किम, यानी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए मित्रों, नीचे आपके ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन के ऊपर आप क्लियर करोगे कि किस प्रकार का उत्तर अपन को देना है। जैसे उसने दे दिया, यहां पर दे दिया जैसे उपसर्ग दे दिया, दूसरा ऑप्शन देगा आपको, जैसे मान के चलते हैं उसने दे दिया प्रत्यय दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको देगा जैसे उसने दे दिया अव्यय दे दिया, और चौथा ऑप्शन जो आपको देगा वो आपको देगा संधि का देगा। इस प्रकार से आपको वो प्रश्न करेगा और अपन को ये निश्चित करना है, ऑप्शन के आधार पर अपन को निश्चित करना है कि कौन सा प्रश्न आपका राइट रहेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, संधि में से, परिभाषा में से, उदाहरण में से तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन याद रखें कि वो परिभाषा में से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे उसने प्रश्न दिया है कि वर्ण है संधानम किम, यानी वर्ण संधानम, वर्णों के मेल को अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, तो इस प्रकार का ऑप्शन जब आपको मिलेगा तो अपन देखेंगे कि कौन सा आंसर अपन लगाएं, कौन सा ऑप्शन अपन सही करें कि जिससे कि अपना प्रश्न सही हो। तो देखिए मित्रों, जैसे वर्ण है संधानम, संधि, क्योंकि अपने परिभाषा पढ़ी है, संधि की परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं कि वर्ण है संधानम संधि, तो इस प्रकार अपना आंसर का प्रश्न जो होगा, अपना प्रश्न का आंसर होगा वो आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि वर्ण है संधानम संधि। इस प्रकार से प्रश्न वो बनाता है, इस प्रकार के प्रश्न वो देता है कि संधि में से किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। तो याद रख लेना, परिभाषा में से अगर प्रश्न करेगा तो यहां से प्रश्न बनता है। किसी भी एग्जाम में आप दोगे तो इसी प्रकार से प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं, केवल परिभाषा में से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं, आपकी भूमिका में से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की जो परिभाषा है, इस प्रकार का जो आपका पेपर है, उसके अंदर इस प्रकार की परिभाषाओं के आपके पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं। चलो आगे चलते हैं, अपन इसी संधि की परिभाषा को अपन आगे बढ़ाते हैं कि संधि की परिभाषा और अपन किस प्रकार की पढ़े कि जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो देखिए मित्रों, जब अपन आगे की अपन बात करते हैं, संधि की परिभाषा की अपन बात करते हैं, तो देखिएगा संधि की परिभाषा को अपन विस्तार रूप से पढ़ें तो संधि की परिभाषा विस्तार रूप से देखिएगा, परिभाषा की अपन बात करें तो देखिएगा आपकी परिभाषा द्वयो वर्णियो। देखिए मित्रों, संधि की परिभाषा किसी भी प्रकार से वो दे सकता है कि द्वयो वर्णियो परस्परम, द्वयो वर्णियो परस्परम मेलनेन, द्वयो वर्णियो परस्परम मेलनेन, द्वयो वर्णियो परस्परम मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति, यत् परिवर्तनम भवति, परिवर्तनम भवति, परिवर्तनम। देखिए मित्रों, द्वयो वर्णियो परस्परम मेलनेन यत् परिवर्तनम, यत् परिवर्तनम भवति, यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि रीति कथ्यते, तत्
संधि इति कथ्यते। तो इस प्रकार से वो परिभाषा पूछ सकता है कि संधि की परिभाषा और अपन किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार की अपन परिभाषा पढ़ें जो आपके पेपर में आने वाली हो। तो देखिए मित्रों, द्वयो वर्णियो परस्परं मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति कथ्यते। यानी देखिएगा, दो वर्णों के परस्पर मिलने से, क्या सुना, देखिएगा, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो याद रखें, संधि की परिभाषा है आपकी द्वयो वर्णयो परस्परं मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति कथ्यते। इस प्रकार से संधि की परिभाषा आपके पेपर में पूछी जाती है। तो देखिएगा, जब संधि की परिभाषा आपको देते हैं तो इस प्रकार से परिभाषा वो आपको पूछेगा। तो याद रख लेना कि संधि की परिभाषा आपको किस प्रकार से वो देगा, किस प्रकार से आपसे वो पूछेगा। तो याद रखें, वो दे सकता है कि द्वयो वर्णियो परस्पर मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् किम कथ्यते, तब वह क्या कहलाती है। तो याद रख लेना, ऑप्शन आपके किसी भी प्रकार से वो दे सकता है। चार ऑप्शनों में आपके एक ऑप्शन संधि का जरूर होगा। तो इस प्रकार से वो प्रश्न यहां से भी बना सकता है कि संधि की परिभाषा जब अपन विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, जब संधि की परिभाषा को अपन जब विस्तार देते हैं, तो देखिए, द्वयो वर्णियो परस्परं मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत्संधि इति कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मेल को या दो वर्णों के परस्पर मिलकर के या मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब बात ये आती है मित्रों, संधि की जो शब्द है उसको अपन ने जाना कि संधि किन किन शब्दों से मिलकर के बनता है, वो अपन ने देखा। इसके बाद में अपन संधि की परिभाषा की अपन बात करें कि संधि की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा, संधि की परिभाषा एक और मैं आपके सामने लिखता हूं, वो है आपकी लोपा गमा योग है। देखिएगा, संधि की परिभाषा है लोपा गमा योग है। एक परिभाषा और लिख देता हूं आपको, लोपा गमा लोपा, देखिएगा, लोपा गमा योग है, लोपा गमा योग है वर्ण विकारो वा, देखिएगा, वर्ण विकारो वा। तो देखिएगा, जब आप संधि की परिभाषा पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार से आपके प्रश्न पूछ सकता है कि लोपा गमा योग है वर्ण विकारो वा संधि इति उच्यते। कैसे भी प्रश्न दे सकता है, वर्ण विकारो वा, तो संधि इति उच्यते। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा कि लोप, आगम और आयोग वर्णों में जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो याद रख लेना मित्रों, इस प्रकार की भी परिभाषा आपके पेपर में पूछी जाती है। किसी भी प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ये याद रखें कि जिस प्रकार से वर्ण, लोप, आगम और आयोग में जो विकार होता है, आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, लोप होने पर जो परिवर्तन होता है, आगम आने पर जो परिवर्तन होता है, या योग होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि बोलते हैं। तो इस प्रकार से संधि की परिभाषा किसी भी प्रकार से वो बना सकता है, संधि की परिभाषा किसी भी प्रकार से वो बोल सकता है। इसी प्रकार से अपन संधि की अपन बात करें कि संधि कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, वो भी अपन देखेंगे कि संधि की परिभाषा अपन ने जानी।
संधि शब्द को अपन ने जाना। अब बात यह आती है कि संधि कहां करे और कहां नहीं। इसके बारे में आपको एक श्लोक लिखता हूं, श्लोक के माध्यम से आप पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, जब अपन संधि पढ़ते हैं तो संधि में जब अपन श्लोक पढ़ते हैं तो संहितेक पदे, देखिएगा, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, देखिएगा, संहितेक पदे नित्या, मैं लिखता हूं यहां पर, संहितेक इस श्लोक से आपको यह मालूम चलेगा कि संधि कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए। तो संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, देखिएगा, संहितेक पदे नित्या, संहितेक पदे नित्या, देखिए मित्रों थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया, देखते हैं अपन। तो देखिए मित्रों, जब अपन संधि की परिभाषा पढ़ने के बाद में अपन ये देखते हैं कि अपन को संधि कहां करनी चाहिए, कहां नहीं करनी चाहिए। तो देखिएगा, संहितेक पदे नित्या, नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या, नित्या धातु नित्या धातु तो देखिएगा, देखिए मित्रों, जब अपन किसी चीज को पढ़ते हैं तो अपन को उसके बारे में अपन याद होनी चाहिए कि अपन को कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, तो वो भी अपन को देखना चाहिए। तो देखिएगा, पहली लाइन आपकी, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, देखिएगा, नित्या समासे, नित्या समासे, नित्या समासे, देखिएगा, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, वाक्ये तु विवक्षाम पेक्षता, वाक्ये तु विवक्षाम पेक्षते, देखिएगा, वाक्ये तु, वाक्ये तु, वाक्ये वाक्ये तु विवक्षाम पेक्षते। तो ये आप ये याद रखें कि संधि को समझने के बाद, संधि की परिभाषा को पढ़ने के बाद जब अपन पढ़ेंगे तो देखिएगा, संधि की परिभाषा अपन पढ़ेंगे तो संधि की परिभाषा पढ़ने के बाद अपन को यह समझना चाहिए कि संधि कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, संधि करना कहां अनिवार्य है, संधि करना कहां ऐच्छिक है। इस प्रकार से अपन इस बात को समझें कि संधि कहां करें और कहां नहीं करें। इसको जब अपन समझेंगे तो इस
श्लोक के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो देखिएगा जो आपने लिखा है, देखिएगा संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु विवक्षाम अपेक्षते। संधि को कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, इस बात को ये श्लोक बोलता है। ये श्लोक कहता है कि संहितेक पदे नित्या, देखिएगा कि संहिता एक पद में नित्य करनी चाहिए। देखिए मित्रों, संधि कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, इसको समझने के लिए आप समझें कि संहितेक पदे नित्या, अर्थात संहिता एक पद में नित्य करनी चाहिए, अर्थात एक पद में संधि नित्य करनी चाहिए। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में भी संधि नित्य करना चाहिए। नित्या समासे, अर्थात समास में भी संधि नित्य करनी चाहिए। वाक्य तु विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में तो संधि करना किसके ऊपर अपेक्षित है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, यह आप समझें कि वाक्य तु विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात वाक्य में संधि करना या नहीं करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि संधि करें या नहीं करें। तो इस प्रकार से आपके एक प्रश्न आपके यहां क्लियर होता है कि संधि कहां ऐच्छिक है कहां अनिवार्य है, इस प्रकार के प्रश्न आप याद रखें। तो देखिएगा एक पद में संधि अनिवार्य होती है, धातु और उपसर्ग में संधि अनिवार्य होती है, यानी करना चाहिए। नित्य समास से, समास में संधि नित्य करनी चाहिए। और वाक्य तु विवक्षापेक्षते, और वाक्य में तो संधि करना विवक्षापेक्षते, अर्थात वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वक्ता के ऊपर आधारित है कि वो संधि करे या नहीं करे। तो आपके पहला प्रश्न आपसे यह बनता है कि वाक्य में संधि करना ऐच्छिक है, अर्थात वाक्य में संधि करना ऐच्छिक है, ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि करें या नहीं करें। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आता है कि संधि ऐच्छिक होती है वाक्य में, कहां होती है वाक्य में। तो इस प्रकार आप ये याद रखें कि संधि करना कहां अनिवार्य है और कहां ऐच्छिक है। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझें कि वाक्य में संधि करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसको और देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं नीचे मित्रों आपको समझने के लिए कि संहितेक पदे यानी एक पद में, एक पद में, एक पद में संधि नित्य करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। एक पद में संधि नित्य करनी चाहिए। नित्या धातु उपसर्गयो, अर्थात धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में धातु और उपसर्ग में भी नित्य करनी चाहिए। धातु और उपसर्ग में भी नित्य करनी चाहिए। धातु और उपसर्ग में भी संधि क्या करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं समास से, अर्थात समास में भी संधि नित्य करनी चाहिए। समास में संधि नित्य करनी चाहिए, नित्य करनी, समास में संधि नित्य करनी चाहिए।
तो याद रख लेना, एक पद में संधि नित्य करनी चाहिए, धातु और उपसर्ग में संधि नित्य करनी चाहिए, समास में भी संधि नित्य करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, वाक्य में जो संधि करना है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो याद रख लेना, वो विवक्षा अर्थात वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात वाक्य में संधि करना या नहीं करना किसके ऊपर निर्भर करता है? मैं इधर लिख देता हूं कि वाक्य में संधि करना वाक्य में संधि करना या नहीं करना या नहीं करना या नहीं करना या नहीं करना ये वक्ता के ऊपर अर्थात वक्ता पर निर्भर करती है या निर्भर करता है। तो इस प्रकार आप ये याद रखें कि जब अपन संधि करेंगे तो किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस बात को आप समझें कि वाक्य में जब अपन संधि करेंगे तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि संधि करें या नहीं करें। तो आप इस बात को भी समझें कि एक पद में संधि आपको नित्य करनी चाहिए। धातु और उपसर्ग में उपसर्ग को लिख देता हूं मित्रों, इधर देखिएगा, धातु उपसर्ग में तो देखिएगा, धातु उपसर्ग में धातु उपसर्ग में संधि नित्य करनी चाहिए। अर्थात धातु और उपसर्ग में संधि क्या करनी चाहिए? नित्य करनी चाहिए। और आगे समास में भी आपको संधि नित्य करनी चाहिए। समास में भी संधि क्या करनी चाहिए? नित्य करनी चाहिए। जैसे आप कैसे उदाहरण पढ़ सकते हैं, एक पद में जैसे मान के चलते हैं आपने नयन कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार धातु और उपसर्ग में भी आप संधि कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई सी भी आपके धातु और उपसर्ग का उदाहरण आ सकता है, किसी भी प्रकार का आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप संधि कर सकते हैं, प्रत्यागच्छत लिख सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं तो इस प्रकार से आपको संधि करना होता है। समास में भी आप जैसे कर सकते हैं, जैसे पीतांबर है, तो इस प्रकार से आप संधि कर सकते हैं। जैसे इधर देखेंगे, इधर अपन संधि करें तो देखिए मित्रों, आपने संधि करी तो इधर देखिएगा, प्रति प्लस आगच्छत। जैसे मान के पीतांबर में आपने किया पीत प्लस अंबर, तो इस प्रकार से देखिएगा जब आप संधि करते हैं, जब अपन संधि करते हैं तो देखिएगा
देखिए जब अपन किसी भी वर्ण की जब संधि विच्छेद करते हैं तो देखिएगा जब एक पद में अपन संधि कर रहे हैं तो देखिएगा ने प्लस अन तो ये तो आपकी एक पद में हो गई। धातु और उपसर्ग में आपकी संधि ये हो गई। पीतांबर की बात करें पीत प्लस अंबर ये आपकी समास में संधि हो गई। लेकिन वाक्य में अगर संधि करें, कोई वाक्य में अगर संधि का पद आ रहा है तो वहां पर संधि करना या नहीं करना याद रख लेना मित्रों, वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार आप याद रखें कि संधि की परिभाषा पढ़ने के बाद में अपन ने देखा कि संधि कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, इस बात को अपन ने समझा। और मित्रों जब अपन आगे पढ़ते हैं तो संधि की अपन बात करें, संधि के बारे में अपन बात करें तो संधि की जो कार्यदशा होती है मित्रों, तो संधि की जो कार्यदशा होती है तो देखिएगा संधि की कार्यदशा की बात अपन करते हैं तो देखिएगा कि विद्वानों ने संधि की कार्यदशा बताई है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर संधि संधि की कार्यदशा संधि की कार्यदशा देखिएगा संधि की जो कार्यदशा होती है, संधि की जो कार्यदशा होती है वो कितनी होती है। तो याद रखें कि संधि की जो कार्यदशा जो विद्वानों ने जो बताई है तो याद रखें मैं लिख देता हूं आपके सामने कि संधि की कार्यदशा देखिएगा देखिएगा कि संधि की कार्यदशा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो संधि की कार्य संधि की कार्यदशा तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा विद्वानों ने विद्वानों ने विद्वानों ने विद्वानों ने संधि की विद्वानों ने संधि की विद्वानों ने संधि की चार कार्यदशा विद्वानों ने याद रख लेना मित्रों कि विद्वानों ने जो संधि की कितनी दशा मानी है। तो याद रख लो ना कि विद्वानों ने संधि की चार कार्य दशा मानी है। चार कार्य दशा चार कार्य दशा मानी है। तो ये आप याद रखें मित्रों कि जब विद्वानों ने संधि की कार्यदशा के बारे में बात की तो विद्वानों ने कितनी कार्यदशा स्वीकार की है। तो चार कार्यदशा स्वीकार की है, चार कार्यदशा मानी है। चार कार्यदशा के बारे में अपन बात करें तो देखिएगा लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव। तो देखिएगा लोप, आगम और प्रकृति भाव। तो लिखिएगा मित्रों देखिएगा चार कार्यदशा है लोप, आगम, देखिए मित्रों पहली जो कार्यदशा इन्होंने बताई है वो बताई है लोप, फिर उन्होंने जो बताई है वो बताई है आगम, फिर है आपका विकार और प्रकृति भाव, विकार प्रकृति भाव,
तो ये जो चार कार्य दशा जो बताई है विद्वानों ने, ये चार जो कार्य दशा है, ये चार कार्य दशा संधि की बताई है मित्रों, कि संधि की चार कार्य दशा होती है। विद्वानों ने संधि की चार कार्य दशा स्वीकार की है, चार कार्य दशा मानी है। तो इस कार्य दशा को आप जाने कि पहली जो कार्य दशा इन्होंने बताई है वो है आपकी लोप, दूसरी कार्य दशा आपकी आगम, तीसरी कार्य दशा विकार, और चौथी जो कार्य दशा है वो है प्रकृति भाव। इस प्रकार अपन इनको समझें, इन सभी को अपन देखें तो लोप का मतलब होता है हटाना, आगम का मतलब होता है जोड़ना, विकार का मतलब होता है परिवर्तन करना, और प्रकृति भाव का मतलब होता है संधि निषेध करना। तो वो भी आप देख सकते हैं, लोप का मतलब होता है हटाना। मैं इधर लिख देता हूं मित्रों, देखिएगा, लोप का मतलब होता है हटाना, आगम का मतलब होता है जोड़ना, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और प्रकृति भाव का मतलब होता है संधि निषेध। संधि निषेध। तो इस प्रकार आप ये याद रखें कि जब अपन विद्वानों ने संधि की चार कार्यदशा स्वीकार की है, हमको चार कार्यदशा दी है, संधि में चार कार्यदशा करनी चाहिए, ये चार कार्यदशा होती है वो देखिए। तो पहली जो कार्यदशा आपकी देखिए मित्रों, जो पहली जो कार्यदशा बताई है वो है आपकी लोप, दूसरी कार्यदशा आपकी आगम, तीसरी कार्यदशा आपकी विकार, और चौथी जो कार्यदशा है तुम्हारी वो है प्रकृति भाव। तो मित्रों इस प्रकार विद्वानों ने जो संधि की कार्यदशा बताई है वो चार कार्यदशा बताई है कि संधि की चार कार्यदशा होती है। उसी आधार पर अपन देखते हैं कि संधि की चार कार्यदशा कौन कौन सी होती है, वो आपके सामने है मित्रों। तो ये याद रखें कि संधि की कार्यदशा होती है तो संधि में लोप होता है, आगम होता है, विकार होता है, और संधि का निषेध भी होता है जिसको अपन प्रकृति भाव के नाम से जानते हैं। तो ये आपके संधि की कार्यदशा है। इसके बारे में अगर अपन बात करें, संधि के भेदों के बारे में अपन बात करें कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो मित्रों भेदों के बारे में अनेक मत आपको मिलेंगे। तो देखिएगा, जब अपन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो अलग भेद हैं, अगर अपन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ते हैं तो उन्होंने स्वीकार किया है, और जबकि अपन वरदराजाचार्य जी की रचना अनुवाद कौमुदी अर्थात मध्य सिद्धांत कौमुदी जब अपन पढ़ते हैं तो उन्होंने संधि के कितने भेद माने हैं इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, जब देखिएगा, जब अपन भेदों के बारे में पढ़ेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के भेद देखिएगा, तो देखिए मित्र, संधि के भेद, तो देखिए संधि के भेद की बात अपन करें, संधि के कितने भेद होते हैं इसकी बात अपन करें, तो देखिए मित्रों संधि के जो भेद है उसको अपन पढ़ें। तो देखिएगा, एक मिनट, संधि के भेद जब अपन पढ़ेंगे तो देखिएगा, संधि के भेद अपन जब पढ़ेंगे तो संधि के भेदों के बारे में अपन जब लिखें तो संधि के भेद पाणिनि ने कितने माने हैं, भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने हैं, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिएगा, संधि संधि के भेद,
और संधि के भेद की बात अपन करेंगे तो याद रखें कि संधि के भेदों के बारे में अपन पढ़े तो अलग अलग विद्वानों के आधार पर अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा संधि के भेद है कि पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार व व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। तो मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो देखिएगा पाणिनीय शिक्षा शास्त्र व देखिएगा पाणिनीय शिक्षा शास्त्र जो आपका ग्रंथ है, भगवान पाणिनि का ग्रंथ है। तो देखिएगा पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार व व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार और वह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखिएगा वह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। देखिएगा कि पाणिनीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार वह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। तो याद रखें मित्रों, जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, देखिएगा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है और एक पाणिनीय शिक्षा शास्त्र है। 2 ग्रंथ आपको पढ़ने हैं, इसके आधार पर अपन देखें तो देखिएगा जब अपन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अपन पढ़ते हैं तो ये तो किनकी है, और जो आप पढ़ते हैं पाणिनीय शिक्षा शास्त्र, ये पाणिनि के द्वारा रचित वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी हमारे भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ है। इनके अनुसार अर्थात इन दोनों ग्रंथों के अनुसार, इन दोनों विद्वानों के अनुसार अर्थात भगवान पाणिनि के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। इसी प्रकार हमारे मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आचार्य भरद्वाज जी के अनुसार भी संधि के 3 भेद बताए गए हैं। तो देखिएगा वो भी मैं लिख देता हूं। देखिएगा कि मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी अपन बात करें तो देखिएगा कि 5 भेद होते हैं, जबकि
देखिएगा 5 भेद होते हैं और अपन मध्य सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जबकि मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद तीन भेद होते हैं। तो आप ये याद रखें मित्रों, जब पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ की अपन बात करते हैं, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जब अपन पढ़ते हैं तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ आपका भगवान व्याकरणाचार्य अर्थात भगवान पाणिनि के द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये किन के अनुसार है? 2 ग्रंथों के अनुसार है। याद रखें मित्रों, एक तो पाणिनीय शिक्षा शास्त्र जो भगवान पाणिनि के द्वारा रचित है, वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है। एक अपन बात करें व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ये भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ है। इन दोनों विद्वानों के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। जबकि मध्य सिद्धांत कौमुदी की अपन बात करें, जबकि मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अपन देखें, मध्य सिद्धांत कौमुदी की अपन बात करें तो मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद होते हैं। अब ये बात करें कि मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी है, तो आप याद रखें कि मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराजाचार्य जी है। तो वरदराज के अनुसार संधि के 3 भेद बताए हैं, जबकि भगवान पाणिनि ने और भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 भेद बताए हैं। अब अपन उन भेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि 5 भेद कौन कौन से हैं और 3 भेद कौन कौन से हैं। उन सभी की बातें अपन कर रहे हैं। तो देखिएगा, जब अपन भेदों की बात करें तो मित्रों याद रखें, देखिएगा जब अपन भेद की अपन बात करेंगे तो भेद की चर्चा अपन जब करेंगे तो देखिएगा, जब इन्होंने भेद बताए हैं तो देखिएगा यहां लिखता हूं। देखिएगा पहला जो भेद है आपका वो है आपका अच संधि। अच संधि। दूसरा भेद की बात अपन करें तो दूसरा भेद है आपका हल संधि। दूसरे भेद की अपन बात करें तो दूसरा भेद है आपका हल संधि का। अगर अपन तीसरे भेद की अपन बात करें तो तीसरा भेद है आपका
विसर्ग संधि, तो मित्रों ये तीन भेद आपके सामने मैंने लिखे हैं। तीन भेद है आपके अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। ये तीन भेद आचार्य वरदराज जी के अनुसार बताए गए हैं कि वरदराजाचार्य जी ने संधि के तीन भेद स्वीकार किए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और देखिएगा दो भेद जो और माने हैं भगवान पाणिनि ने और भट्टोजी दीक्षित ने। तो देखिएगा तीन के बाद में चार यहां लिखता हूं, तो देखिएगा नीचे आ जाएगा मित्रों, देखिएगा चार, ये स्वादि संधि, स्वादि संधि। और नंबर 5 जो भेद आपका है वो है आपका प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि। जो मित्रों आपने संधि की कार्य दशा के अंदर भी पढ़ी थी कि संधि की 4 कार्य दशा होती है, उनमें आपने प्रकृति भाव पढ़ा था कि 4 कार्य दशा जो होती है। तो मित्रों इस प्रकार से आपके ये संधि के 5 भेद भगवान पाणिनि ने हमें दिए हैं, आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने हमें दिए हैं, आचार्य वरदराज जी ने हमें 3 संधि दी है। वो देखिए और सामने लिख देता हूं मित्रों, देखिएगा कि कौन सी संधि किसके द्वारा दी गई है। तो देखिएगा जब अपन सर्वप्रथम 3 संधि की अपन बात करें, इन 3 संधि की अपन बात करें, तो ये 3 संधि जो बताई जाती है या बताई गई है, ये 3 संधि आचार्य वरदराज जी के अनुसार है। आचार्य वरदराज आचार्य वरदराज के द्वारा, आचार्य वरदराज के द्वारा ये 3 संधि बताई गई है। अर्थात वरदा राजाचार्य अपन लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा लिख देता हूं आपके सामने, वरदराजाचार्य, देखिएगा वरदराजाचार्य, वरद राजा चार्य। तो ये वरदराजाचार्य जी ने हमें संधि दी है, वो कितनी दी है मित्रों? 3 संधि दी है। जबकि अपन 5 संधि की अपन बात करें तो देखिए मित्रों, ये 5 संधि की अपन बात करें तो देखिएगा ये 5 संधि आपने जो पढ़ी है और आप जो पढ़ते हैं, ये 5 संधि जो अपन को बताई है, तो देखिए मित्रों पाणिनि, इधर देखिएगा 5 संधि की अपन बात करें तो 2 विद्वानों ने हमें 5 संधि दी है। पहला विद्वान आपका पाणिनि, पाणिनि के द्वारा संधि के भेद अपने दिए हैं, हमें दिए हैं। वो आपने कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। वरदराज जी ने 3 संधि हमें बताई है, जबकि पाणिनि और भट्टोजी दीक्षित है भट्टोजी दीक्षित
भट्टोजी दीक्षित। तो देखिए मित्रों, भट्टोजी दीक्षित और पाणिनि के द्वारा हमें संधि जो बताई गई है वो कितनी संधि बताई गई है मित्रों? इन्होंने हमें संधि के 5 भेद दिए हैं, 5 प्रकार की संधि हमें बताई है। तो देखिएगा, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, प्रकृति भाव संधि, ये 5 संधि हम पढ़ते हैं। ये 5 संधि हमें ग्रंथों से मिली है। भगवान पाणिनि ने हमें 5 संधि दी है, भट्टोजी दीक्षित ने भी 5 संधि स्वीकार की है, जबकि भरद्वाज के अनुसार अपन माने तो संधि के मुख्य रूप से उन्होंने 3 भेद बताए हैं। तो याद रखें कि संस्कृत भाषायाम मुख्य रूपेण संधि त्रयो भेदा संति, यानी संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन अपन व्याकरण की बात करें अर्थात पाणिनि की बात करें तो पाणिनि का जो ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा शास्त्र, ये मान के चलें मित्रों, ये जो पाणिनि का जो ग्रंथ है, भगवान पाणिनि का जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ है ये वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है। वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है। वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ, वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ। अब वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ के आधार पर अपन बात करें तो पाणिनि ने हमें 5 संधि बताई है। तो इस प्रकार से आप याद रखें, भरद्वाज के अनुसार अपन बात करें तो भरद्वाज ने हमें संधि 3, और इधर पाणिनि और भट्टोजी दीक्षित की अपन बात करें तो इन्होंने संधि के 5 भेद बताए हैं। तो ये आप याद रखें, संधि के जो 5 भेद बताए हैं वो मैंने आपको बताया इधर से। तो देखिएगा, ये जो 5 भेद है, ये 5 भेद हमारे भगवान पाणिनि ने स्वीकार किए हैं। तो इस प्रकार मित्रों, ये संधि के बारे में सामान्य चर्चा आपने देखी। अब देखिएगा, एक बार पुनः मैं आपको फर्स्ट पन्ने से लेकर के चलता हूं। तो देखिएगा, आपने सर्वप्रथम जो पढ़ा है वो देखिएगा, संधि के बारे में अपन ने पढ़ा है। संधि के बारे में अपन ने समझा है कि संधि को अपन देखें, संधि शब्द का विच्छेद अपन देखें, संधि शब्द की व्युत्पत्ति अपन देखें तो मित्रों याद रख लेना, संधि शब्द दोनों ही राइट है, दोनों ही व्यंजन संधि में काउंट होती है, दोनों ही व्यंजन संधि में गिनी जाती है। संधि शब्द में अपन लिंग की बात करें तो याद रखें मित्रों, ये पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द अपन जो पढ़ते हैं वो पुल्लिंग शब्द है। इधर से याद रखें, सम उपसर्ग है और धा धातु है और इसमें की प्रत्यय है। की प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग में गिना जाता है, इसलिए आपका याद रखें सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय मिलकर के संधि शब्द बना है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि संधि की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, संधि की परिभाषा के बारे में अपन ने पढ़ा, संधि की परिभाषा के बारे में अपन ने जाना। तो संधि की परिभाषा अपन ने पढ़ी। तो देखिए मित्रों, पहली संधि की परिभाषा अपन ने पढ़ी है परे सन्निकर्ष संहिता। तो याद रख लेना, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। दूसरी संधि की परिभाषा अपन ने पढ़ी है वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तीसरी संधि की परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि वर्णानाम समायोग संधि, वर्णों के आयोग या समान आयोग, वर्णों के मेल, वर्णों के संयोग को संधि कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे भी अपन ने संधि की परिभाषा पढ़ी है। तो देखिएगा, संधि की विस्तार से अपन ने परिभाषा पढ़ी है कि द्वयो वर्णियों परस्परम मेलनेन यत परिवर्तनम भक्ति तत्संधि इति कथ्यते, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है, उसे संधि कहते हैं। लोपागमा योग है वर्ण विकारो वा संधि इति उच्यते, तो वर्ण आगम योग वर्ण विकार को संधि कहते हैं। अब याद रखिए कि संधि कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, इसके माध्यम से मैंने आपको एक श्लोक लिखा है कि संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु विवक्षापेक्षता, एक पद में संधि नित्य करनी चाहिए, धातु और उस पर उपसर्ग में संधि नित्य करनी चाहिए, समास में संधि नित्य करनी चाहिए
और वाक्य में तो संधि करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि संधि करें या नहीं करें। तो आप याद रखें, वाक्य में संधि करना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है? वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि संधि करें या नहीं। आगे देखिए मित्रों, आगे अपन ने पढ़ा है कि संधि की कार्यदशा क्या होती है, संधि की कितनी कार्यदशा होती है। तो संधि की कार्यदशा के बारे में अपन बात करें तो याद रखें मित्रों, विद्वानों ने संधि की कार्यदशा स्वीकार की है। विद्वानों ने संधि की कार्यदशा बताई है, वो 4 कार्यदशा बताई है कि संधि की 4 कार्यदशा होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा, लोप होता है, आगम, विकार और प्रकृति भाव। ये 4 कार्यदशा विद्वानों ने स्वीकार की है कि संधि में 4 कार्यदशा होती है। तो याद रखें, लोप यानी हटाना, आगम यानी जोड़ना, विकार यानी परिवर्तन करना, प्रकृति भाव यानी संधि निषेध होना। ये 4 कार्यदशा विद्वानों ने स्वीकार की है, विद्वानों ने मानी है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है, वो देखिएगा कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेदों के बारे में अपन ने जाना कि संधि के भेदों में विद्वानों में मतभेद है। क्या मतभेद है इसके बारे में अपन ने जाना। तो देखिए कि संधि के भेदों के बारे में अपन बात करें तो भगवान पाणिनि की अपन बात करते हैं तो भगवान पाणिनि का जो व्याकरणिक ग्रंथ है, अर्थात वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा शास्त्र, इस ग्रंथ के अनुसार भगवान पाणिनि ने संधि के 5 भेद स्वीकार किए हैं, अर्थात संधि के 5 भेद बताए हैं। इसी के आधार पर और आगे बढ़ते हैं तो याद रखें, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो संधि के भेद होते हैं वो भी संधि के 5 भेद बताए हैं कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। जबकि मध्य सिद्धांत कौमुदी की अपन बात करते हैं, आचार्य वरदराज की अपन बात करते हैं तो याद रखें मित्रों, मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराजाचार्य जी ने संधि के मुख्य रूप से 3 भेद बताए हैं। भेद कौन कौन से हैं उन भेदों के बारे में भी अपन ने लिखा है। तो देखिएगा, संधि के जो भेद इन्होंने बताए हैं, संधि के भेदों के बारे में अपन बात करें तो संधि के इन्होंने 5 भेद जो बताए हैं, पाणिनि ने 5 भेद जो हमें बताए हैं वो भी आपके सामने है मित्रों। देखिएगा संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद देखिएगा आपके सामने दे रखा है कि पहला भेद है आपका अच संधि, जिसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा भेद है आपका हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा भेद है आपका विसर्ग संधि। चौथा भेद है आपका स्वादि संधि और 5वां भेद है आपका प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार ये 5 भेद हमको पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे। तो याद रखें, ये 5 भेद आपको बताए गए हैं। इसके बाद में आगे अपन संधि के भेद के बारे में जब अपन पढ़ेंगे, नंबर 1 संधि अपन पढ़ेंगे जो अच संधि है, जो स्वरों से संबंधित है, स्वरों से मेल करती है, स्वरों के साथ में होती है, स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। याद रखें मित्रों, संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हो तो याद रखें, अब की बार व्याख्याता भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, अन्य राज्यों से टेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए एएमजी मोबाइल एप्लीकेशन, एएमजी यूट्यूब चैनल, एएमजी टेलीग्राम चैनल को सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।